साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला का आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम क्लास में हम लोग बात करेंगे आखिरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल कैसे हुई। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता। आज की इस क्लास से आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे, जैसे अंग्रेजों ने मद्रास को किससे लिया, अंग्रेजों ने सूरत में कारखाना कब स्थापित किया, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था जो समुद्री मार्ग से आया। ठीक है, ये तमाम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग चलते हैं फिर। अच्छा, मैं आपको कहानी के तौर पर बता दूं, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें मैंने बताया था आपको कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो बात करते, देखो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 1599 में आपका लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में एक सभा गठित हुई व्यापारियों की, और उस सभा में निर्णय लिया गया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक संस्था बनाई जानी चाहिए, अर्थात कंपनी बनाई जानी चाहिए। तो 217 व्यापारियों ने 30,133 पाउंड पूंजी लगाकर एक संस्था बनाई, अर्थात एक कंपनी बनाई, जिसका प्रारंभ में नाम रखा गया गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों की साथ इजाज़त दी थी। तो जब इन्होंने इजाज़त दी तो उस कंपनी ने यात्रा मतलब अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो गई भी होगी, यात्रा भी की होगी। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न क्या मिला कि अपन ने देखा कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा दे दी। व्यापार करने की क्या दे दी? आज्ञा दे दी। तो जब कंपनी को आज्ञा मिल गई, अगर आपको पूरा जानना है कि कंपनी का नाम क्या था प्रारंभ में, लास्ट में नाम क्या पड़ा, उस कंपनी में और कौन कौन सी कंपनियां विलय हुई, तो इससे पहले जो पॉलिटी की क्लास मैंने अपलोड की है उसको आप देखिए, आपको हर पॉइंट की जानकारी मिलेगी। तो हम लोग चलते। तो ये जब कंपनी को इसको इजाज़त मिल गई 31 दिसंबर 1600 को, तब इसने जो प्रारंभिक यात्राएं की वो कहाँ की इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। कंपनी की प्रारंभिक यात्रा तो देखते साहब हम लोग जानते हैं। तो देखो, कंपनी की जो प्रारंभिक यात्राएं हुई वो आपकी जावा, सुमात्रा और मलक्का द्वीपों के लिए हुई। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, जावा, सुमात्रा और मलक्का द्वीपों के लिए हुई। 1601 में कंपनी की जो यात्रा हुई वो इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर भी हुई। कहाँ पर हुई? आपने देखा कि स्टार्टिंग में आपकी मलक्का, जावा, सुमात्रा द्वीपों पर हुई, और 1601 में ये इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर यात्रा हुई। बात ये थी कि उद्देश्य क्या था, यानी कंपनी ने जो प्रारंभ में जो यात्राएं की उसका उद्देश्य क्या था। तो जो प्रारंभ में यात्राएं की कंपनी ने, उसका उद्देश्य था कि आखिरकार जो मसाले का व्यापार है उस पर कंपनी को थोड़ा बहुत अधिकार मिल जाए, यानी मसाले के व्यापार पर अधिकार पाने के लिए कंपनी ने आपकी ये यात्रा की। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1604 में पुर्तगालियों से इन्होंने फारस की खाड़ी में एक हरमुज बंदरगाह को जीत लिया। तो ये भी आपसे 3-4 प्रश्न बन जाते हैं कि प्रारंभ में कंपनी की यात्राएं कहाँ हुई। तो मलक्का, ये गलत हो गया, मलक्का,
जावा सुमात्रा द्वीपों के लिए हुई और 1601 में इंडोनेशिया व मसाला द्वीपों के लिए हुई। इस उद्देश्य से हुई है यात्रा कि इन्हें मसाले पर जो व्यापार हो रहा है, मसाले के लिए जो व्यापार हो रहा है उसका हिस्सा इनको भी करने के लिए मिल जाए। और 1604 में इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों से फारस की खाड़ी में एक हरमुज बंदरगाह था उसको जीत लिया। आपको ध्यान रखना होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब अंग्रेज लोग भारत में आ रहे थे तो उस समय यहाँ पर पुर्तगाली और डच दो विदेशी कंपनियां पहले से व्यापार करने के लिए आ चुकी थी। यानी आपको ध्यान रखना है, अंग्रेज लोग आ रहे हैं और पुर्तगाली और डच पहले से हैं यहाँ पर। शासन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय कौन शासक था? तो आपके अकबर था। स्थापना के समय जो शासक था वो कौन था? अकबर था। और जब यात्री आया तो उस समय कौन था? तो उस समय जहांगीर था। तो हम लोगों को प्रमुख रूप से याद रखना है कौन है कि जहांगीर। प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासन किसका था? अकबर का। और जब कैप्टन हॉकिंस प्रथम यात्री अंग्रेजों का आया उस समय कौन शासक था? तो जहांगीर था। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत की थोड़ी सी। चलिए चलो, अच्छा हम लोग बात करते हैं जैसे भारत में। अच्छा, भारत में याद आते ही लोगों को दिमाग में याद आ जाता है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आपका आया हुआ था भारत में। भैया इसे थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा और डेप्थ चलिए तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक अंग्रेज था जिसका नाम था टॉमस एडवर्थ। सबसे पहले टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली गई। कब? 1608 में। यानी भारत में 1608 में टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में सूरत में कोठी या कारखाना स्थापित हुआ। ठीक है, बात क्या पता चली? 1608 में टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में सूरत में पहली बार अंग्रेजों ने आपकी व्यापारिक कोठी जो थी स्थापित की। अच्छा, 1608 में क्या हुआ? जो अंग्रेजों में जो राजा थे, ठीक है, जेम्स प्रथम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 1603 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की जब डेथ हो गई तो उसके बाद अगले जो उत्तराधिकारी बने वो जेम्स प्रथम बने। तो जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से अपना दूत भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो कह सकते 1608 में जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस को दूत के रूप में भेजा। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। क्या लेकर? अकबर के नाम से पत्र लिखा। ठीक है, यानी 1608 में टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में कारखाना पहले से स्थापित है, लेकिन उसे स्थायित्व दिलाने के लिए जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में अकबर के नाम से एक पत्र लेकर साहब भेजा जिससे उसे स्थायित्व मिल जाए। अब कैप्टन हॉकिंस से क्या क्या आपके प्रश्न बन सकते हैं? तो देखो, कैप्टन हॉकिंस जो था वो प्रथम यात्री था, प्रथम अंग्रेज जो समुद्री मार्ग से आया। प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था जो समुद्री मार्ग से आया? तो वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। अगर प्रश्न भैया ये पूछा जाए कि पहला अंग्रेज कौन था जो स्थलीय मार्ग से आया, तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि वो जॉन मिल्डेन हॉल था जो 1597 में आया था आपका। ठीक है, और ये क्या था? ये आपका तुर्की और फारसी जानता था। ठीक है, इसके साथ एक व्यक्ति और आया था विलियम फिंच करके। इसके भी अभी मैं प्रश्न बताता हूँ। तो देखो क्या क्या प्रश्न बने
कि जेम्स प्रथम ने किसे भेजा था, तो कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस किसका दूत बन के आया था, तो जेम्स प्रथम का। किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के। किसके नाम का पत्र लेके, अकबर के नाम का पत्र लेके। पहला अंग्रेज बताओ जो समुद्री मार्ग से भारत आया, तो कैप्टन हॉकिंस। वो फारसी और तुर्की भी जानता था। विलियम फिंच इसके साथ आया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि विलियम फिंच कौन था, तो विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ आने वाला ही एक यात्री था, जिसने अनारकली की दंत कथा का वर्णन साहब किया हुआ है। ठीक है, अच्छा बात आती है, तो ये 1608 में सूरत बंदरगाह पर आया और 1609 में ये जहांगीर के दरबार में आया। तो दो प्रश्न और बन गए कि कैप्टन हॉकिंस कब आया, तो 1608 में। कहाँ आया, तो सूरत आया। जहांगीर के दरबार में कब पहुंचा, तो 1609 में। अब साहब ये तुर्की जानता था, फारसी जानता था, और जहांगीर साहब भी तुर्की फारसी जानते थे। तो बातचीत हुई, जहांगीर खुश हुआ और इनको क्या दे दी, सूरत में फैक्ट्री जो थी, खोटी जो थी, उसको इजाज़त दे दी स्थायी करने की। शुरुआत में तो जहांगीर ने इजाज़त दे दी, लेकिन आपको पता है कि भैया पहले से ही यहाँ पर पुर्तगाली लोग शासन कर मतलब व्यापार कर रहे थे, और क्या थे, कुछ स्थायी और भी सौदागर थे। तो इन लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, जिससे कि क्या थी कि जो अनुमति मिली थी वो रद्द हो गई। आपने प्रश्न क्या देखा, कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया, जहांगीर के दरबार में गया, जहांगीर से बातचीत हुई, जहांगीर खुश हुआ और अनुमति दे दी। लेकिन क्या था कि पुर्तगाली और अन्य सौदागरों की वजह से वो अनुमति विरोध करने के कारण रद्द कर दी गई। अब थोड़ी सी आगे की कहानी और बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, अब अभी तक आपने देखा क्या क्या प्रश्न देखे, तो कैप्टन हॉकिंस के सभी प्रश्न याद हो गए। तो कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जो समुद्री मार्ग से आया। वो उर्दू, तुर्की और फारसी भी जानता था। अकबर के नाम से पत्र लेकर आया था। जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। सूरत पहुंचा 1608 में और जहांगीर के दरबार में पहुंचा 1609 में। अच्छा, इधर क्या हुआ, तो अब कहानी हम लोग सुनते हैं 1611 में एक अंग्रेज हुए कैप्टन मिडल्टन। अच्छा, इन कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। तो कैप्टन मिडल्टन ने जब पुर्तगाली जहाजी बेड़े को परास्त किया तो जहांगीर साहब बड़ा खुश हुआ। जहांगीर को लगा ये तो बड़ी काम की चीज है, ये तो हमें दूसरे राजाओं से जब हम युद्ध करेंगे तो हमारी हेल्प करेंगे। जहांगीर इस बात से खुश हुआ और जहांगीर ने इस बात की खुशी के कारण क्या किया, कैप्टन हॉकिंस को एक मतलब 400 मनसब, एक जागीर और इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। ठीक है, पहले अनुमति दी, बाद में विरोध किया तो लौटा दी। जैसे ही इस कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगाली बेड़े को परास्त किया तो जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब दे दिए, एक जागीर दे दी दान में और इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। ये मामला था। 1611 में ही जहांगीर वापस चला गया। कैप्टन हॉकिंस जो थे, कैप्टन हॉकिंस तो वापस चला गया और अंग्रेजों ने आपका क्या था, मसूलीपट्टनम
पट्टनम में एक और कारखाना खोल लिया। 1612 की हम बात करें तो 1612 में एक अंग्रेज हुए विलियम बेस्ट करके, विलियम बेस्ट। इन विलियम बेस्ट ने जो सूरत बंदरगाह था वो पुर्तगालियों से छीन लिया, पुर्तगालियों से छुड़ा लिया। तो जहांगीर और खुश हुआ। आपने तीनों कहानी सीक्वेंस से देखी। 1608 में आया, 1609 में दरबार में पहुंचा, अनुमति मिली, विरोध हुआ, अनुमति वापस चली गई। 1611 में पुर्तगालियों को हरा दिया, जाजी बेड़े को। तो खुश होके उसने इसको ये उपाधि दे डाली, 400 मनसब वगैरह दे दिए। और इसके चलते अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री खोल ली। इधर कैप्टन बेस्ट ने सूरत में पुर्तगालियों को हरा दिया, तो जहांगीर और खुश हुआ। अब फिर इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं। जब भैया 1612 में कैप्टन बेस्ट ने विलियम बेस्ट ने हरा दिया, इनको पुर्तगालियों से ले लिया बंदरगाह, तो क्या था कि 1613 में जहांगीर ने आज्ञा पत्र दिया और अंग्रेजों से कहा कि आप सूरत में स्थायी कोठी खोल सकते हैं। मतलब 1612 में जैसे ही सूरत बंदरगाह को विजय किया विलियम बेस्ट द्वारा, तो जहांगीर ने अंग्रेजों को एक आज्ञा पत्र लिखा और आज्ञा पत्र में कहा कि अब आप सूरत में स्थायी कोठी खोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खुश हो गया था। इधर ये काम तो इनका सब पक्का हो गया कि सूरत वाली जो कोठी थी वो स्थायी तौर पे हो गई। तो इसके चलते 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से अब की बार टॉमस रो को भारत भेजा। मतलब जब जहांगीर ने ये बात कह दी कि आप स्थायी कारखाना खोल सकते, इजाज़त मिल गई, तो जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अब भारत भेज दिया। ये टॉमस रो साहब 1615 से आके 1618 तक भारत रहा, लोगों से बातचीत हुई, दोस्ती की। और जब ये 1619 में आपका गया, तब तक इतना कुछ कर गया कि इसने कुछ जगह पर फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति ले ली। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 1623 में ये बताते हैं कि अंग्रेजों ने सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, अजमेर, यहाँ तक कोठियाँ खोल ली। यानी अगर पूछा जाए तो 1623 तक अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ खोल ली, सूरत, बड़ौच, अहमदाबाद, आगरा और अजमेर आदि जगहों पर उन्होंने कंपनियाँ स्थापित कर ली। अब इसके बाद थोड़ा सा इनकी कहानी और आगे बढ़ती है। तो साथियों फिर चलते हैं। मज़ा आ रहा है आपको? देखिए कहानी आ गई 1623 तक। 1626 में क्या था, एक और अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा। पुलिकट के पास एक जगह था, अरमा गांव। तो अंग्रेजों ने आपका क्या था, पुलिकट के पास जो जगह थी अरमा गांव, यहाँ पर साहब अपनी एक कोठी खोली। और ये बड़े चालाक थे। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिकट में डचों की फैक्ट्री थी और डच यहाँ पर सिक्के डालते थे, जिस सिक्के का नाम था स्वर्ण ए पैगोडा करके। तो अब डचों की वहाँ पहले से फैक्ट्री थी और इन लोगों ने भी डाल दी। तो डचों ने क्या किया, इस बात का विरोध किया और कुछ अन्य लोगों ने भी इन्हें परेशान किया अंग्रेजों को। तो बशर्ते ये क्या हुए, अरमा गांव से इन्होंने ये फैक्ट्री छोड़ के ये पुणे कहाँ आ गए, मछलीपट्टनम आपके आ गए। अच्छा, मछलीपट्टनम जो था
वो क्यों ज़्यादा उस समय फेवरेट था, तो मैं आपको बता दूं, ये गोलाकोंडा, मसूलीपट्टनम जो था वो गोलाकोंडा का एक प्रमुख बंदरगाह था साहब, और यहाँ पर हीरे मणिक इन सब चीज़ों, कपड़ों वगैरह का एक अच्छा खासा कारोबार होता था। तो 1626 का मामला ये था। अब बात आई कि 1632 में ये जो गोलाकुंडा का एक सुल्तान था, उसने एक फरमान जारी किया। ठीक है, उसने फरमान जारी किया, इसे आप सुनहरा फरमान भी कह सकते हैं, सुनहरा फरमान करके कह सकते हैं। अच्छा, ये सुनहरा फरमान क्यों कहा गया? 1632 में गोलाकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया। और ये सुनहरा फरमान इसलिए भैया कहलाया, इसने ये कहा कि 500 पैगोडा कर के बदले आपको गोलाकुंडा में स्वतंत्र व्यापार करने दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मुझे 500 पैगोडा वार्षिक कर के रूप में दे दो तो मैं तुम्हें गोलाकुंडा में स्वतंत्र व्यापार करने दूंगा। तो इनका ये भी रास्ता क्लियर हो गया। अभी तक आपने देखा सूरत में मामला फिट हो गया, मसूलीपट्टनम में भी इस तरीके से मामला फिट हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब अंग्रेजों का मूड आया कि क्यों ना हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ें। तो उत्तर पूर्व की बढ़ने के लिए हम साथियों बता दें कि 1633 में इन्होंने उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में भी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। हरिहरपुर में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। अब इससे हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, मामला आया 1639 का। तो 1639 में क्या हुआ, एक अंग्रेज था, नाम था जिसका फ्रांसिस डे। और इस फ्रांसिस डे ने मद्रास का शासक था उस समय चंद्रमोल वेंकटप्पा। इससे क्या हुआ, मद्रास को भाड़े पर ले लिया या पट्टे पर कह सकते हैं, पट्टे पर ले लिया और यहाँ पर एक दुर्ग बनाया और इस दुर्ग का नाम रखा गया सेंट जॉर्ज फोर्ट करके। और 1641 में राजधानी जो थी मसूलीपट्टनम से अब आ गई कहाँ पर, मद्रास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ बनाया गया था, मद्रास में। मद्रास का शासक कौन था जिससे फ्रांसिस डे ने जमीन ली थी, चंद्रमोहन वेंकटप्पा। आपसे एक और ये प्रश्न पूछा जाता है कि मद्रास का संस्थापक कौन था, तो फ्रांसिस डे था। फ्रांसिस डे को हम लोग क्या कहते हैं, मद्रास का संस्थापक कहते हैं। जैसे जॉब चौरनाक को हम लोग कलकत्ता क्या कहते हैं। जब बंगाल में कंपनी का पूरा विस्तार पढ़ाऊंगा उस समय उसको भी हम लोग बताएंगे कैसे कलकत्ता बसा। तो चलिए, इस तरीके से तो ये मामला था। अपन ने देखा कि 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास के शासक चंद्रमोल वेंकटप्पा से ये पट्टे पर लेके यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज रखा। और फिर आप 1641 में मसूलीपट्टनम से मद्रास राजधानी कर दी। भैया 1661 में आपका जॉर्ज द्वितीय करके, ठीक है, जेम्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी।
राजकुमारी से, जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन, समझ रहे हैं? यानी जेम्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई। जब इसके साथ शादी हुई तो क्या हुआ, जेम्स द्वितीय को मुंबई जो था वो दान में मिल गया। आप जैसे मान के चलिए, आप लोगों की शादी हो तो ससुराल वाले आपको एक प्लॉट दान में दे गए। मकान ना किसी शहर में हो तो आप वहाँ रहने तो शायद जाएंगे, आप क्या करेंगे, उसको भाड़े पे दे देंगे। सेम जेम्स द्वितीय ने किया। जेम्स द्वितीय ने इस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब ऐसे कह सकते हैं भाड़े पर दे दिया। कितने पे? तो ये आपका 1668 में दिया 10 लाख पौंड वार्षिक करके। यानी ऐसे कह सकते 1668 में जेम्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई जो था वो 10 लाख पौंड वार्षिक के बदले ये दे दिया। तो आज के वीडियो में आपने साथियों देखा कि किस तरीके से ये आए, इजाज़त ली, सूरत में कैसे बसे, मसूलीपट्टनम में कैसे बसे, मुंबई इन्हें कैसे मिला, उड़ीसा वाली जगह पर ये कैसे कैसे रहे। तो आज के मैं सभी प्रश्न, बनने वाले प्रश्नों के बारे में पूछ सकता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 में, 31 दिसंबर 1600 को। इजाज़त किसने दी थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था जो समुद्री मार्ग से आया? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया था। किसके नाम का पत्र लेकर आया था? अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। किसका दूत बन के आया था? तो जेम्स प्रथम का दूत बन के आया था। पहला यात्री बताओ जो स्थलीय मार्ग से आया था, तो जॉन मिल्टन हॉल था। 1608 में सूरत में किसके नेतृत्व में कारखाना पहले खोला गया? तो टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में खोला गया। पुर्तगालियों से हरमुज बदरगाह कब छीना? तो 1604 में आपका छीना। उसके बाद पूछ लेगा, जैसे अपन लोगों से अगर पूछा जाए जहांगीर ने शुरुआत में इजाज़त दी या न दी, तो शुरुआत में दे दी, लेकिन वो इजाज़त किस वजह से, अनुमति जो थी वो ख़त्म हुई थी पुर्तगाली और अन्य लोगों की विरोध की वजह से। पुर्तगालियों ने जो आपका सूरत बंदरगाह था उसको कब विजय किया? 1612 में किया। टॉमस वो कब आया? 1615 में आया। और जहांगीर जो कैप्टन हॉकिंस था वो गया कब? तो 1611 में गया। सुबह की क्लास में मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। आज के में मैंने आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और वर्ल्ड जो प्रेस इंडेक्स है उसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वो इस बात के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो कंपनी है वो बंगाल में किस तरीके से प्रवेश करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें बताएंगे कि आखिरकार बंगाल में किस तरीके से कंपनी का विस्तार हुआ। तब तक के लिए आप बढ़िया रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।